एसआरएच वर्सेस दिल्ली और एक वन साइडेड हार मिला एसआरएच को। द प्रॉब्लम विद एसआरएच की जो उनका स्ट्रेंथ है बैटिंग, वो पिछले 2 मैच से हो नहीं रहा है और बॉलिंग तो उनसे कभी भी नहीं होता था। पिछले 2 मैच मिला के एसआरएच के बॉलर्स ने अभी तक 32 ओवर्स डाले। 32 ओवर्स में 359 रन कंसीड किए और सिर्फ 8 विकेट लिया। सोचो, दोनों मैच मिला के उनके बॉलर्स ने 8 विकेट लिए, जब उनकी खुद की बैटिंग के टाइम पे 19 विकेट्स गिरे। तो ये बात तो फिक्स्ड है कि अगर उनके बैट्समैन बिलो पर स्कोर बनाएंगे तो उनके बॉलर्स उस बिलो पर स्कोर को कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। वाइजाग में मैच था, एसआरएच ने टॉस जीता और उनके जो स्ट्रेंथ है पहले बैटिंग करना, वो ही किए। प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 12 में कुछ चेंजेस थे। एक तो एडम जम्पा बाहर हुआ है, उनकी जगह ओवरसीज मुल्डर आया है साउथ अफ्रीका का, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। और एक सिमरजीत की जगह जिशन अंसरी आया, लेग स्पिनर। आप सोचो, अगर आपके स्क्वाड में राहुल चाहर जैसा एक्सपीरियंस स्पिनर है, फिर भी आप एक 25 साल के बच्चे को चूज कर रहे हो, इट टेल्स यू द स्टोरी कि जिशन अंसरी पे वो टैलेंट मैनेजमेंट को नजर आए, ठीक है। आप जिशन अंसरी पे बात पे आते, शुरू से शुरू करते। पहली ओवर पे अभिषेक शर्मा रन आउट हो जाता है खुद की गलती से। अगर मान लो वो रन था भी नहीं जो ट्रेविजन ने कॉल किया, अगर अभिषेक शर्मा पहली कॉल पे भाग जाता, आराम से सिंगल मिल जाता। आराम से वो खड़ा ही था जब तक ट्रेविजन उसके आसपास नहीं पहुंच गया। बहुत ही लेजी रनिंग बैटिंग विकेट था और विप्रेस निगम के वन हैंड पे पिक करके एक बेहतरीन थ्रो था, वो रन आउट हो गया। ईशान किशन आता है, स्टार्क का दूसरा ओवर, एक आउटसाइड ऑफ शॉर्ट डिलीवरी कट करता है सीधा थर्ड मैन के हाथ पे, बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे शायद। स्टब्स तो वो फील्ड लंबा भी है और वो ग्राउंड उस पार्ट पे सबसे छोटा था, 60 मीटर का ग्राउंड था। ईशान किशन बैक टू बैक 2 मैचेस पे नॉट सो गुड बॉल पे आउट हुआ है, चाहे वो शार्दुल ठाकुर का बॉल हो जहां जो डाउन द लेग जा रहा था, या फिर कल का बॉल हो, अगर थोड़ा ऊपर से कट करते छक्का था। मारने वाला ही बॉल था, वो शॉट अच्छा खेला उसने, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ पे मारा। फिर उसी ओवर पे मिचेल स्टार्क एक ऑफ कटर डालते हैं, थोड़ा सा लेंथ खींचता है और नीतीश रेड्डी सीधा खड़ा कर देता है, वो भी आउट। नीतीश रेड्डी का ये साल बेटर जाना चाहिए था। इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 1 साल में उसने क्या नहीं किया, हर एक जगह पे जाके हर एक फॉर्मेट पे, अभी तक 2 फॉर्मेट खेला है, टेस्ट और T20, दोनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है। इंटरनेशनल बॉलर्स के लिए अच्छा कर रहा था। इस साल उनको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था और भी अच्छा करना चाहिए था। हालांकि 3 ही मैच हुआ है, लेकिन तीनों मैचों में बहुत रस्टी लगा है, ऐसा लग रहा है कोई फ्लो है ही नहीं। फिर स्टार्क अपने थर्ड ओवर पे आके एक शॉर्ट डिलीवरी डालते हैं, उसमें भी शायद थोड़ा स्लो ऑफ कर डालते हैं, बाउंसर था जो ट्रेविस हेड कट करने की कोशिश करता है, ग्लव्स लगता है सीधा केएल राहुल के हाथ पे। T20s में शायद स्टार्क ने ट्रेविस हेड को अभी तक 6 बार आउट किया 7 मैच पे। बहुत ही खराब रिकॉर्ड है ट्रेविस हेड का। आप सोचो, 4.1 ओवर में 4 विकेट चला गया एक टीम का। 37 फॉर 4 स्कोर है एसआरएच का। इधर से क्या होना चाहिए, इधर से जो बाकी 9 टीम है आईपीएल में, वो लोग क्या करते, इधर से एक पार्टनरशिप बिल्ड करते अगले 8-9 ओवर खेल के, फिर आखिरी के 6-7 ओवर में थोड़ा एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, अगर विकेट हाथ में बचाए तो। लेकिन अनिकेत वर्मा ने कहा नहीं, जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं उसको बैक करूंगा। अक्षर पटेल आता है और उसके ओवर पे एक इजी कैच होता है मिड ऑफ पे अभिषेक पुरल के हाथ पे, और अभिषेक पुरल वो कैच ड्रॉप करते हैं जो बहुत ही महंगा पड़ा है। उसके बाद अनिकेत ने जो मारा है, आप एक बार स्कोर देख लो। 5th ओवर पे 13 रन, 6th ओवर पे 8 रन, 7th ओवर पे 16 रन, 8th ओवर पे 16 रन, 9th ओवर पे 8 रन, 10th ओवर पे 7 रन। 4 विकेट गिरने की बाद पहले 4 ओवर पे, अगले 6 ओवर पे 68 रन। When did you see this last time? कब किसी टीम ने ऐसा किया कि पावर प्ले में 4 विकेट गिर गया, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 11 के रन रेट से भाग रहे हैं? कब देखा आपने लास्ट टाइम? अनिकेत वर्मा यार 23 साल का बच्चा है, आपने सीनियर स्टेट टीम के लिए सिर्फ एक डोमेस्टिक मैच खेला है और आपके इधर इंटरनेशनल बॉलर्स को इतना मार रहे हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि टीम का स्कोर 37 फॉर 4 है। फर्क नहीं पड़ता कि उसको वो मारने आया है, उसका स्ट्रेंथ वो मारेगा ही मारेगा। आप बड़े से बड़े बैट्समैन का नाम ले लो, जितने भी बड़े बैट्समैन आप जानते हो T20 क्रिकेट का, ओडीआई क्रिकेट का नाम ले लो, ऐसा कब हुआ होगा कि पावर प्ले के 4 ओवर पे 4 विकेट चला गया और वो आके 160 170 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं? जितने भी बड़े बैट्समैन आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर जाएगा अगले 5 से 6 ओवर। हर एक बैट्समैन ऐसे सिचुएशन पे आके क्रम्बल करता है। लेकिन अनिकेत वर्मा ने कहा नहीं, मैं तो मारूंगा, मिडिल ओवर्स पे स्पिनर्स आएगा, मेरा स्ट्रेंथ है स्पिनर्स को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधे बैट से इस सामने के वी पे मारना, मैं मारूंगा। आप चाहे 6 विकेट आउट को 7 विकेट ले लो। और अभिषेक पुरल को मुझे लगता है कि उसको कीपिंग करना चाहिए, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कीपर। और केएल राहुल को फील्डिंग करना चाहिए। मतलब केएल राहुल को दिल्ली के लिए कीपिंग करके क्या ही मिल जाएगा, ठीक है।
ऊपर से क्योंकि अभिषेक पटेल मुझे ऐसा लगा क्योंकि ग्लव्स नहीं था, उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हुआ है। अगर केएल होता, केएल एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, तो शायद वो कैच पकड़ ले, शायद दिल्ली को इतना महंगा नहीं पड़ता। हालांकि मैच जीत गए, फिर भी आप कह नहीं सकते ना, जो आपको अनिकेत वर्मा ने मारा है। एक चीज तो पक्का है, अनिकेत के सामने लेग स्पिनर लाना ही नहीं, कोई भी लेग स्पिनर अनिकेत के सामने लाना ही नहीं। हालांकि हर एक टाइप के स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है वो, लेकिन स्पेशली लेग स्पिनर्स को, अगर आपको एलएसजी वाला मैच भी याद होगा, जो दिग्विजय को बैक टू बैक 2 छक्का मारा है, अगले ओवर पे इसको विष्णु को बैक टू बैक 2 छक्का मारा है, और कल विप्रस को बैक टू बैक मारे जा रहे हैं। तो लेग स्पिनर के अगेंस्ट तो स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत जल्दी पिक करते हैं, बहुत जल्दी मार देते हैं। ठीक है, 10 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 106 फॉर 4, 37 फॉर 4 थे, जिससे अगले 6 ओवर पे ऑलमोस्ट 11.5 के रन रेट से बैटिंग करके स्कोर बना था 106। अब 11th ओवर में मोहित शर्मा के एक आउटसाइड ऑफ बॉल जो क्लासन खींच के लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, एज लगता है और विप्रस निगम बैकवर्ड पॉइंट से दौड़ के पीछे भागते एक शानदार कैच पकड़ता है। आउटस्टैंडिंग फील्डर है। अभी तक 2 मैच पे ये तो पता लग गया कि कंप्लीटली 3 डायमेंशनल प्लेयर है विप्रस निगम। बॉलिंग अच्छा करता है, फील्डिंग अच्छा करता है, कल एक डायरेक्ट हिट किया, फिर जो कैच पकड़ क्लासन का, बैटिंग अच्छा करता है। आप सोचो दिल्ली की टीम पे कितने सारे अच्छे फील्डर्स है। फैफ डुप्लेसिस, ठीक है, हालांकि फैफ ज्यादातर पावर प्ले में मिड ऑफ या फिर मिडल में रहते हैं, और पावर प्ले के बाद लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे रहते हैं। पूरा करियर इसी पोजीशन में उन्होंने फील्डिंग किया है। फिर स्टब्स है जो एक बेहतरीन फील्डर है, फ्रिजम मेकगप वन मोर ब्रिलियंट फील्डर, अक्षर पटेल। इन चारों के होने के बाद भी अगर विप्रस निगम पॉइंट पे खड़ा हो रहा है, देन ही इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर, और अभी तक बहुत अच्छा किया है विप्रस निगम, वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद कुलदीप यादव के गुगली पे अभिनव मनोहर आउट। अभिनव मनोहर का मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, शायद इस टीम का, एसआरएच टीम का अभी तक का वीकेस्ट लिंक है अभिनव मनोहर। उससे बैटिंग हो ही नहीं रहा है, चाहे आप उसको कोई भी सिचुएशन में भेज दो। कल तो एटलीस्ट वो टाइम लेके गेम को डीप लेके जा सकता था। एक बैट्समैन चाहिए था जो अनिकेत वर्मा का थोड़ा साथ दे दे, वो भी नहीं हुआ मनोहर से। फाइनली 16th ओवर में कुलदीप यादव के बॉल पे जो थोड़ा सा खींचा हुआ लेंथ था, बैक ऑफ द लेंथ बॉल था, उसको बैकफुट पे जाके छक्का मारा जाता है, और फ्रेजर मेकर का बाउंड्री पे बेहतरीन कैच था, जो टाइमिंग था जंप का, आउटस्टैंडिंग। 41 बॉल पे 74 बनाता है अनिकेत वर्मा, 6 छक्का मारता है। अभी तक 3 मैच पे 12 छक्का मार चुके हैं। आप याद रखना, 12 छक्का 3 मैच पे, आउटस्टैंडिंग। जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अनिकेत का, ये जो मतलब बैकफुट पे जाके छक्का मारता है ना, काउ कॉर्नर पे, डीप मिड विकेट पे, वो बॉल से शॉट खेलता है वो, लेकिन पिछले दोनों मैच पे सेम ही तरीके से आउट हुआ है, इसी शॉट खेलते हुए आउट हुआ। मैंने पिछले मैच में भी कहा था, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ है कि वो स्ट्रेट बैट से ज्यादा खेलता है, हमेशा स्ट्रेट बैट से खेलता है, तो इसी चक्कर में ये शॉट खेलते हुए वो आउट भी होता है। अगर थोड़ा अक्रॉस का, थोड़ा एंगल का खेलता, शायद गैप ढूंढ लेते इस शॉट पे। और जो जो 2 बॉल पे आउट हुए ना, कल कुलदीप का बॉल देख लो, या फिर पिछले मैच में मुझे याद नहीं आ रहा है विष्णु का था या फिर दिग्विजय का बॉल था, दोनों बॉल बैक ऑफ द लेंथ, तो शॉर्ट डिलीवरी था नहीं। वो तो अनिकेत वर्मा का क्लास है कि वो बैकफुट पे जाके वो शॉट बना देता है ऑलमोस्ट, और कल भी ऑलमोस्ट छक्का था, तो शायद वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं उस शॉट को। पता लगता है कि उसका स्ट्रेंथ है शायद, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करेगा ना, या थोड़ा एक्रॉस खेलेगा, तो शायद थोड़ा गैप ढूंढने में मदद मिल जाएगा। नेवरदीलेस आउटस्टैंडिंग नॉक खेल के गया है। एक जो अक्षर पटेल को बैकफुट पे जाके छक्का मारा था कल के इनिंग्स पे, मैं हमेशा कहता हूँ, जो बैट्समैन अक्षर पटेल के स्टंप के बॉल को बैकफुट पे कट कर दे या फिर काव कॉर्नर पे छक्का मार दे, ही इज अ स्पेशल बैट्समैन। अनिकेत वर्मा अभी तक आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है। उसके बाद हर्षल पटेल एक डाइव मारता है, लेकिन अक्षर पटेल मिड ऑफ पे एक शानदार डाइव मारते हुए बेहतरीन कैच पकड़ता है। एसआरएच का इनिंग्स उधर ही खत्म, 163 पे ऑल आउट। मिचेल स्टार्क 4 ओवर पे 35 देके 5 विकेट। कुलदीप यादव 4 ओवर पे सिर्फ 22 रन देता है, 3 विकेट। कुलदीप ने पिछले मैच में भी बेहतरीन बॉलिंग किया था, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग हुआ है। अब दिल्ली चेस करने आते हैं फ्रेजर मेकगप विद फैफ डुप्लेसिस एज एन ओपनर। आप एक चीज देख लो, फ्रेजर मेकगप का पहले एक कैच छोड़ता है अनिकेत वर्मा, जो थोड़ा सा इजी कैच था। उसके बाद पैट कमिंस एक कैच छोड़ता है, पीछे भागते हैं, 2 कैच उधर छोड़ देते, ऐसा नहीं कैच पकड़े तो मैच जीत जाते। एक टाइम पे दिल्ली का स्कोर था 72 फॉर 0। उधर 24 बॉल खेल के 48 पे कौन था? जो प्लेयर रिटायर्ड हो चुके हैं, जो एज हो चुके हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते ही नहीं है, फैफ डुप्लेसिस 24 बॉल खेल के 48 पे था तब। और फ्रेजर मेकगप जो लास्ट ईयर 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, वो 24 बॉल पे 21 था उस टाइम पे। फाइनली जिशन आंसरी आके एक गूगल डालता है फैफ को, और फैफ आउट होता है। 50 बनाता है 27 बॉल पे। और मैं फैफ का भी हमेशा सोचता हूँ, जो रेस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए, कोई फ्रेंचाइज उसको वो रेस्पेक्ट नहीं देता। चलो एक टाइम पे जब सीएसके में पहले पहले आया था, वो प्लेइंग 11 में नहीं होता था, जितना मुझे याद है। शायद माइक हसी प्लेइंग 11 में होते थे। फ्लैग बहुत 3-4 साल तक सीएसके के लिए सिर्फ बेंच पे था और पानी कैरी करता था। उसके बाद जब वो लगातार अच्छा कर रहा था, 600 का 500 प्लस उसका सीजन आता था, उसको उन्होंने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, ये कह के कि एज हो गया, अभी हो गया बहुत उनका। फिर आरसीबी के लिए 3 सीजन खेला,
ऐसा नहीं है कम रन बनाए, जितना मैंने स्टैट्स चेक भी नहीं किया, बट आई एम श्योर विराट के लिए बस सेकंड हाईएस्ट स्कोरर यही होगा आरसीबी के लिए पिछले 3 साल में। आरसीबी ने उसको रिटर्न नहीं किया और अभी भी बंदा ऐसा ही खेल रहा है। फिटनेस आप लोगों से बेटर है जिनको आप रिटर्न कर रहे हो, और बैटिंग मुझे तो याद नहीं आता कि कोई ओवरसीज प्लेयर इतने लंबे टाइम तक इतना कंसिस्टेंटली बैटिंग करके गया है। मैच्योरिटी आउटस्टैंडिंग, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, फिटनेस आउटस्टैंडिंग, और क्या चाहिए? क्यों रिटर्न नहीं करते कोई? मुझे मतलब फैफ को जितना इज्जत आईपीएल में मिलना चाहिए ना, कोई भी अगर आईपीएल का बेस्ट 12 बना देता आईपीएल हिस्ट्री का, फैफ का नाम होता ही नहीं उसपे, जबकि उसने बहुत अच्छा किया और ट्रॉफी भी जीता है। ठीक है, खैर उसी ओवर पे जिशन अंसारी थोड़ा सा पेस खींच लेता है, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेग, जहां पे फ्रेजर मेकअप सीधा उसके हाथ पे मारता है कॉटन बोल्ट, फिर केएल राव आता है, केएल राव पे एक डाउन द लेग बॉल डालता है, मतलब पिच्ड आउटसाइड लेग, टर्न होके केएल राव शफल करके स्विप कर जाता है, बोल्ट। 3 विकेट जिशन अंसारी को मिला, जो 3 विकेट एसआरएच ने लिए। जिशन अंसारी, जो मैंने पहले भी कहा था, राहुल चाहर इस टीम में है, जो एक्सपीरियंस बॉलर है, जो इंडिया के लिए खेल चुके, जो इतने सालों से डोमेस्टिक खेल रहा है, आईपीएल में मुंबई के लिए अच्छा किया, पिछले साल इसके पंजाब के लिए ठीक ठाक किया था। और आप अगर आपने जिशन अंसारी को चुना है, मतलब ही हैज डन समथिंग ब्रिलियंट इन द नेट्स आल्सो। जितना मुझे आंसर है कि याद आ रहा है, शायद वो 2019 वाले ऋषभ पंत वाले अंडर 19 टीम का पार्ट था। उसके बाद शायद इस साल स्मैट पे एक ही मैच खेला है यूपी के लिए, जितना मुझे याद आता है। लेकिन यूपी टी20 लीग में 12 इनिंग्स पे 24 विकेट्स लिए और शायद हाईएस्ट विकेट टेकर था। बहुत इंप्रेसिव था। उन्होंने ऑक्शन में पिक किया, जो भी प्लेयर उन्होंने ऑक्शन में पिक किया इस बार एसआरएच बेस प्राइस में, चाहे वो अनिकेत वर्मा हो, चाहे वो जिशन अंसारी हो, सब उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेहतरीन बॉलिंग किया जिशन अंसारी ने। लेकिन ये मैच दिल्ली 16th ओवर पे चेस कर रहा था अभिषेक पोरल। अच्छा लगा कि विकेट थ्रो करके नहीं गया, पूरा मैच जब बैटिंग करना है पूरा मैच खेल के गए, बैक टू बैक 2 मैच पे 16th ओवर पे चेस हुआ, मतलब गेम क्लोज भी नहीं हो रहा है। एलएसजी ने भी 191 16th ओवर में चेस कर दिया था। 17th ओवर आप कह सकते हो 16.1 या 16.2 बॉल्स हुआ था। कल भी डीसी ने 163 16th ओवर पे चेस कर दिया। तो ये बात तो पता लगा कि इनकी बॉलर्स इतनी आसानी से कोई भी टीम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितना भी आप रन बना लो, 3-4 ओवर रहते हुए टारगेट चेज हो जाएगा, तो उनको बैट्समैन को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, बॉलिंग से क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आई रियली डोंट नो। ठीक है, स्पेशली जब पिचेस ऐसा है। लेकिन बैटिंग से उनको बहुत कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली नीतीश कुमार रेड्डी। एक बात जो मुझे नजर आया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी तक 3 मैच में बॉलिंग नहीं डाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल तो डाला ही नहीं है तो मैं श्योर हूं, और एलिजिबल मैच में डाला नहीं था। पहले मैच पे भी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद डाला नहीं था। क्या उसको अभी तक एनसीए से क्लियरेंस नहीं मिला है बॉलिंग करने का? आई रियली डोंट नो। लेकिन अगर वो 3 मैच में बॉलिंग नहीं डाला है, इसका मतलब वो प्रॉपरली तो फिट नहीं है, बॉलिंग के लिए फिट नहीं है। जैसे कि मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं डाल पा रहे क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिला है बॉलिंग के लिए, फिटनेस का। ठीक है, तो नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को बैट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जिस पोजीशन में वो बैटिंग करने के लिए आ रहा है, नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि अभिषेक, ट्रेविस, ईशान किशन तीनों बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, जिस दिन मारेगा बहुत मारेगा, जिस दिन नहीं मारेगा आउट हो जाएगा 2-3 बॉल खेल के, जो पिछले 2 मैच में हुआ है। तो एक बैट्समैन चाहिए जो उसका टेक्निक बहुत अच्छा है, जो उसमें टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, जो लंबा इनिंग्स खेल सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो नीतीश कुमार रेड्डी बस यही नहीं है, सब कुछ है। हमने टेस्ट मैच खेलते उसको देख लिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में वो बैटिंग करने आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी को, चाहे आप 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग ना करो, आप 140 के स्ट्राइकर से बैटिंग करो नंबर 4 पे आके। आपका बैटिंग तभी आ रहा है, ऑलमोस्ट पावर प्ले में आ जा रहा है आपका बैटिंग, जब बैक टू बैक 2 विकेट गिरता है। तो आप उधर से एक लंबा इनिंग्स खेल के जाओ, आपको मारने की कोई जरूरत नहीं। पिछले मैच में भी आपने, हालांकि पिछले मैच में तो आपसे बैटिंग हुआ ही नहीं है, बहुत मारने का ट्राई किया, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल आपने बहुत जल्दी कर दिया। थोड़ा सा अगर रुक के खेलोगे तो अच्छा होगा। नीतीश कुमार रेड्डी मुझे लगता है अभी के लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता था एसआरएच के लिए, वो वीक पॉइंट बना है वो नीतीश कुमार रेड्डी। एक अभिनव मनोहर, जैसे जिस पोजीशन में अभिनव मनोहर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उसको एक सेट बैट्समैन का साथ देना ही पड़ेगा। एक तो अभिषेक मनोहर तब आएगा जब एक सेट बैट्समैन ऑलरेडी खड़ा है, टीम अच्छे पोजीशन में, अच्छा फिनिश करना पड़ेगा। और अभिषेक मनोहर अच्छा नहीं खेलेगा तो टीम से 20-25 रन आप माइनस कर लो टोटल से, वो टोटल तक पहुंच नहीं पाएगा। दूसरा, अगर जल्दी विकेट गिर रहा है, जो कल हुआ था या फिर इसलिए पहले मैच में हुआ था, तब अगर मनोहर आ रहा है, उसका फर्ज बनता है कि वो एंड तक बैटिंग करे, थोड़ा बहुत बैटिंग करे, वो भी उससे नहीं हो रहा है। तो नीतीश कुमार रेड्डी और मनोहर को बैट से परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बैट से परफॉर्म नहीं करते और ऊपर से उतना एग्रेसिव क्रिकेट, चलो वो अगर एग्रेसिव क्रिकेट भी ऊपर से तीनों बैट्समैन खेल जाए ना, तीनों बैट्समैन का वो गारंटी नहीं है कि रोज 15-16 ओवर्स खेलेंगे ये तीनों। अगर अच्छा स्टार्ट भी देंगे, फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी को एक अच्छा इनिंग्स खेल के जाना पड़ेगा, लंबा इनिंग्स। और सेम गोस फॉर अभिनव मनोहर, उसको भी अगर वो 20-25 बॉल मिल रहे हैं, 20-25 बॉल तो खेल ही सकता है यार। जिस नंबर पे वो बैटिंग करने को आ रहा है, इतना बॉल तो खेलना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा था। ये दो मुझे सबसे वीकेस्ट पॉइंट लग रहा है अभी तक 3 मैच पे। इन दोनों से बैट से परफॉर्मेंस निकलना पड़ेगा, बॉलिंग से ज्यादा कुछ ये लोग चेंज नहीं कर सकते अभी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।